आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 23, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 4 का समय हुआ। चंदन उठा, राजकुमार को उठाया। दोनों ने हाथ मुंह धोकर कुछ जलपान किया। चंदन ने चलने के लिए कहा। राजकुमार तैयार हो गया। तारा ने सास को कल जाने की बात वाकछल से याद दिला दी। पड़ोस की वृद्धाओं का जिक्र करते हुए पूछा, वो कैसी हैं? उनका लड़का विलायत से लौटने वाला था, लौटा या नहीं? उनके पोते की शादी होने वाली थी, किसी कारण से रुक गई थी। वो शादी होगी या नहीं, आदि आदि। वृद्धा को स्वभावतः इनसे मिलने की इच्छा हुई। जल्द जाने के विचार से तारा के प्रश्नों के बहुत संक्षिप्त उत्तर दिए। चलने लगी तो तारा से अपनी जरूरत की चीजें बतलाकर कह दिया कि सब संभाल कर इकट्ठी कर रखें। तारा ने बड़ी तत्परता से उत्तर दिया कि वो निश्चिंत रहें। तारा जानती थी ये सब 10 मिनट का काम है, चलते समय भी कर दिया जा सकता है। तारा की सास मोटर पर गई। राजकुमार और चंदन ट्राम पर चले। राजकुमार भीतर ही भीतर अपने जीवन के उस स्वप्न को देख रहा था जो किरणों में कनक को खोलकर उसके हृदय की काव्यजन्य रूप तृष्णा तृप्त कर रहा था। बाहर तथा भीतर वो सब सिद्धियों के द्वार पर चक्कर लगा चुका था। बाहर अनेक प्रकार से सुंदरी स्त्रियों के चित्र देखे थे, पर भीतर ध्यान नेत्रों से न देख सकने के कारण जब कभी उसने काव्य रचना की, उसके दिल में एक असंपूर्णता हमेशा खटकती रही। उसके सतत प्रयत्न इस त्रुटि को दूर नहीं कर सके। अब वो देखता है, आप ही आप अशब्द ऋतुवर्तन की तरह जीवन का एक चक्र उसे प्रवर्तित कर परिपूर्ण चित्रकारिता के रहस्य द्वार पर ला खड़ा कर गया है। दिल में आप ही आप निश्चय हुआ। सुंदरी स्त्री को अब तक मैं दूर से प्यार करता था, केवल इंद्रियां देकर। आत्मा अलग रहती थी, इसलिए सिर्फ उसके एक एक अंग प्रत्यंग लिखने के समय आते थे। परिपूर्ण मूर्ति नहीं, पूर्ण प्राप्ति पूर्ण दान चाहती है। मैंने परिपूर्ण पुरुष देह देकर संपूर्ण स्त्री मूर्ति प्राप्त की। आत्मा और प्राणों से संयुक्त, सांस लेती हुई, पलकें मारती हुई, रस से ओतप्रोत, चंचल स्नेहमयी, तत्व के मिलने पर जिस तरह संतोष होता है, राजकुमार को वैसी ही तृप्ति हुई। राजकुमार जितनी भीतर की उधेड़ बुन में था, चंदन उतनी ही बाहर की छानबीन में। चौरंगी की रंगीन परकटी परियों को देख जिस नेमी से उसके विचार के रथ चक्र बराबर चक्कर लगाया करते थे, उसी से देश की दुर्दशा, भारतीयों का अर्थ संकट, संपत्ति वृद्धि के उपाय, अनेकता में एकता का मूल सूत्र आदि आदि सद्विप्रों की अनेक उक्तियों की एक राह से गुजर रहा था। इसी से उसे अनेक चित्र, अनेक भाव, अपार सौंदर्य मिल रहा था। संसार की तमाम जातियां उसके एक तागे से बंधी हुई थीं, जिन्हें इंगित पर नचाते रहने वाला वही सूत्रधार था। उतारो जी। राजकुमार की बांह पकड़कर चंदन ने झकझोर दिया। तब तक राजकुमार कल्पना के मार्ग से बहुत दूर गुजर चुका था, जहां वो और कनक आकाश और पृथ्वी की तरह मिल रहे थे। जैसे दूर आकाश पृथ्वी को हृदय से लगा, हृदय बल से उठाता हुआ हमेशा उसे अपनी ही तरह सीमा शून्य अशून्य कर देने के लिए प्रयत्न तत्पर हो, और यही जैसे सृष्टि की सर्वोत्तम कविता हो रही हो। राजकुमार सजग हो धीरे धीरे उतरने लगा। तब तक श्याम बाजार वाली ट्राम आ गई। खींचते हुए चंदन ने कहा, गृहस्थी की फिर चिंता करना, चोट खाकर कहीं गिर जाओगे। दोनों श्याम बाजार वाली गाड़ी पर बैठ गए। बहू बाजार के चौराहे के पास ट्राम पहुंची तो उतरकर कनक के मकान की तरफ चले। चंदन ने देखा, कनक तिमंजिले पर खड़ी दूसरी तरफ चितरंजन एवेन्यू की तरफ देख रही है। राजकुमार को बड़ी खुशी हुई। वो मर्म समझ गया।
चंदन से कहा, बतला सकते हो आप उस तरफ क्यों देख रही हैं? अजी ये सब इंतजारी के नज़ारे, प्रेम के मजे हैं, तुम मुझे क्या समझाओगे? मजे तो हैं, पर ठीक वजह ये नहीं। बहू को मैं इसी तरफ से लेकर गया था। अच्छा, लड़ाई के बाद? राजकुमार ने हंसकर कहा, "हाँ, अच्छा आपने सोचा मियाँ इसी राह मस्जिद दौड़ते हैं।" दोनों कनक के मकान पर आ गए। नौकर से पहले ही कनक ने कह रखा था कि दीदी के यहां से लोग आवें तो साथ वो बिना खबर दिए ही उसके पास ले जाएगा। नौकर दोनों को कनक के पास ले गया। कनक राजकुमार को जरा सा सिर झुका, हंसकर चंदन से मिली, हाथ पकड़ गद्दी पर बैठाया। चंदन बैठते हुए कहता गया, पहले अपने अपने उनको उठाओ बैठाओ, मैं तो यहां उन्हीं के सिलसिले से हूं। उनका तमाम मकान है, जहां चाहे उठे बैठे। कनक होंठ काट कर मुस्कुराती जाती थी। राजकुमार भी चंदन के पास बैठ गया। तत्काल चंदन ने कहा, उनका तमाम मकान है और मेरा? तुम्हारा? तुम्हारी मैं और ये। चंदन झेंप गया। कनक भी उसी गद्दी पर बैठ गई। चंदन ने कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, पर आप कहते मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं तुम्हारे इन्हीं को आप नहीं कहता। तुम चुन दो, तुम्हें क्या कहूं? तुम्हारी जो इच्छा। कनक स्नेह से हंस रही थी। मैं तुम्हें जी कहूंगा। तुमने जी जी को 1/2 किया, एक हिस्सा मुझे मिला, एक किसके लिए रखा? वो इनके लिए है। क्यों जी? इस तरह जी जी यन्य व्यति तद्व्ययम कही जाएगी या कहा जाएगा? राजकुमार कुछ न बोला। कनक ने बगल से उठकर घंटी बजाई। नौकर के आने पर पखावज और वीणा बढ़ा देने के लिए कहा। खुश होकर चंदन ने कहा, हाँ जी, तुम्हारा गाना तो सुनूंगा। पखावज लीजिए, कनक ने कहा। गाना लौटकर हो तो अच्छा होगा, अभी बहू के पास जाना है। राजकुमार ने साधारण गंभीरता से कहा। हाँ हाँ, भूल गया था, भाभी ने तुम्हें बुलाया है। कनक ने वीणा रख दी, गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। इनकी प्रतीक्षा से पहले कपड़े बदल चुकी थी। उठकर खड़ी हो गई, जूते पहन लिए, आगे आगे उतरने लगी। पति का अदब कायदा सब भूल गया। बीच में राजकुमार था, पीछे चंदन। चंदन मुस्कुराता जाता था, मन ही मन कहता था, इस आकाश की पक्षी से पिंजड़े में राम राम रटाना समाज की बेवकूफी है। इसका तो इसी रूप में सौंदर्य है। गाड़ी तैयार थी। आगे ड्राइवर और अर्दली बैठे थे। पीछे दाहिनी ओर राजकुमार, बाईं ओर चंदन, बीच में कनक बैठ गई। गाड़ी भवानीपुर चली। कुछ सोचते हुए चंदन ने कहा, जी मुझे 1000 रुपये दो। मैंने हरदोई जिले में देहात में एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला है, उसकी मदद के लिए। आज तुमको अम्मा से चेक दिला दूंगी। कनक ने कुछ सोचे बिना कहा, नहीं मुझे चेक देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बतलाऊंगा, अपने नाम से उसी पते पर भेज देना। सोचते हुए चंदन ने कहा, तुम भीख मांगने में बड़े निपुण देख पड़ते हो। राजकुमार ने कहा, तुम जी को उपहार नहीं दोगे? चंदन ने पूछा। क्यों, वक्तृता के प्रभाव से बचवाने का इरादा है? नहीं, पहले जब उपन्यासों की चाट थी कॉलेज जीवन में, देखता था प्यार के उबाल में उपहार ही ईंधन का काम करते थे। पर यह तो दैवी संयोग है, राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा। अनेक प्रकार की बातों से रास्ता पार हो गया। चंदन के गेट के सामने गाड़ी पहुंची। तारा प्रतीक्षा कर रही थी। नीचे उतर आई, बड़े स्नेह से ऊपर ले गई। राजकुमार और चंदन को भी बुलाया, ये भी पीछे पीछे चले। तारा ने पहले ही से कनक की पेशवाज निकाल रखी थी। दिया सलाई और पेशवाज लेकर सीधे छत चढ़ने लगी। ये लोग पीछे पीछे जा रहे थे। छत पर रखकर दिया सलाई जला आग लगा दी। कनक गंभीर हो रही थी, पेशवाज जल रही थी। निष्पंद पल के अंतर्दृष्टि। तारा ने कहा, प्रतिज्ञा करो, अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। कनक ने कहा, कहो। सुबह नहाकर रोज शिव पूजन करूंगी। कनक ने कहा, सुबह नहाकर रोज शिव पूजन करूंगी। उस समय की कनक को देखकर चंदन तथा राजकुमार के हृदय में मर्यादा के भाव जग रहे थे। तारा ने कनक को गले लगा लिया, कहा, अपनी मां से दूसरी जगह रहने के लिए कहो। मकान में एक यज्ञ कराओ, एक दिन गरीबों को भोजन दो। मकान में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लो। जब तक मंदिर नहीं बनता तब तक किसी कमरे में अलग, जहां लोगों की आमद रफ्त ज्यादा न हो, पूजा स्थान कर लो। आज आदमी भेजकर एक शिव मूर्ति मैंने मंगा ली है, चलो लेती जाओ। भाभी, चंदन ने रोक कर कहा, ये सब सोना जो मिट्टी में पड़ा है, कहो तो मैं ले लूं?
राजकुमार हंसा। ले लीजिए, कहकर तारा कनक को साथ ले नीचे उतरने लगी। वो चंदन को पहचानती थी। राजकुमार खड़ा देखता रहा। चंदन राख फूंक कर सोने के दाने इकट्ठे कर रहा था। एकत्र कर ताज्जुब की निगाह से देखता रहा। सोना 2 सेर से ज्यादा था। ईश्वर करे रोज एक पेशवाज ऐसी जले, सोना गरीबों को दिया जाए, कहकर अपनी धोती के छोर में बांधकर चंदन अपने कमरे की तरफ उतर गया। राजकुमार बहू के पास रह गया। चंदन के बड़े भाई भी आ गए थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तारा से उन्होंने बहू देखने की इच्छा जाहिर की थी। तारा ने कह दिया था कि कुछ नजर करनी होगी। शायद इसी विचार से बाजार की तरफ गए थे। नीचे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कब बुलावा आवे। बहू ने दरबान से रोक रखने के लिए कह दिया था। तारा ने अपनी खरीदी हुई एक लाल रेशमी साड़ी कनक को पहना दी। सुबह की पूजा का पुष्प चढ़ाया हुआ रखा था। सिर से छुला चलते समय अपने हाथों गंगा में छोड़ने का उपदेश दे सामने के आंचल से बांध दिया, जिसकी भद्दी गांठ चांद के कलंक की तरह कनक को और सुंदर कर रही थी। इसके बाद नया सिंदूर निकाल मन ही मन गौरी को अर्पित कर कनक की मांग अच्छी तरह भर दी। राजकुमार से कहा, जाओ अपने भाई साहब को बुला लाओ, वो देखेंगे। कनक का घूंघट काढ़ दिया, फर्श पर बैठा, दरवाजा बंद कर दरवाजे के पास खड़ी रही। नंदन ने भेंट करने की बड़ी बड़ी कल्पनाएं की, पर कुछ सूझा नहीं। तारा से उन्हें मालूम हो चुका था कनक ऐश्वर्यवती है, इसलिए 1500 की भेंट से उन्हें संतोष नहीं हो रहा था। कोई नई सूझ नहीं थी। तब उनके सामने से एक आदमी लेकर गुजरा चरखा। कलकत्ते में कहीं कहीं जनेऊ के शुद्ध सूत निकालने के अभिप्राय से बनते और बिकते थे। स्वदेशी आंदोलन के समय कुछ प्रचार स्वदेशी वस्त्रों का भी हुआ था, तब से बनने लगे थे। खोजकर एक अच्छा चरखा उन्होंने भी खरीद लिया। इसके साथ उन्हें शांतिपुर और बंगाल केमिकल की याद आई। एक शांतिपुरी कीमती साड़ी और कुछ बंगाल केमिकल से तेल फुलेल एसेंस पाउडर आदि खरीद लिए, पर ये सब बहुत साधारण कीमत पर आ गए थे। उन्हें संतोष नहीं हुआ। वो जवाहरात की दुकान पर गए। बड़ी देखभाल के बाद एक अंगूठी उन्हें बहुत पसंद आई। हीरे जड़ी थी, कीमत 1000 रुपये। खरीद लिया। उसमें खूबी ये थी कि सती शब्द पर नग की जगह हीरक चूर्ण जड़े थे, जिनमें शब्द जगमगा रहे थे। राजकुमार से खबर पा भेंट की चीजें लेकर नंदन सिंह बहू को देखने ऊपर चले। तारा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। एक बार कनक को देखकर दरवाजा खोल दिया। नंदन ने वस्तुएं तारा के सामने टेबल पर रख दी। अंगूठी पहना देने के लिए दी। अंगूठी के अक्षर पढ़कर प्रसन्न हो तारा ने कनक को पहना दी और कहा, बहू, तुम्हारे जेठ तुम्हारा मुंह देखेंगे। राजकुमार नीचे चंदन के पास उतर गया। तारा ने कनक का मुंह खोल दिया। जिस रूप में उसने बहू को सजा रखा था, उसे देखकर नंदन की तबीयत भर गई। प्रसन्न होकर कहा, बहू बहुत अच्छी है। कनक अचंचल पल के झुकाए हुए बैठी रही। हमारी एक साध बहू और तुम्हें पूरी करनी है। हमें एक भजन गाकर सुना दो, याद हो तो गोसाई जी का। नंदन ने कहा। तारा ने कनक से पूछा। उसने सिर हिलाकर सम्मति दी। तारा ने कहा, उस कमरे से सुनिएगा और छोटे साहब को बुला दीजिएगा। राजकुमार और चंदन आप ही तब तक ऊपर आ गए। तारा चंदन से तबला बजाने के प्रस्ताव कर मुस्कुराई। चंदन राजी हो गया। कमरे में एक बॉक्स हारमोनियम था। चंदन तबलों की जोड़ी ले आया। राजकुमार को बाहर कर दिया। भीतर तारा, कनक और चंदन रहे। स्वर मिलाकर कनक गाने लगी। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अग्नित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नमी जनक सुतावरम। एक एक शब्द से कनक अपने शुद्ध हुए हृदय से भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्घ दे रही थी। चंदन गंभीर हो रहा था। तारा और नंदन रो रहे थे। नंदन ने राजकुमार को अप्सरा विवाह के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। कनक के रुपहले तार से चमचमाते हुए भावना सुंदर बेफांस स्वर की बड़ी तारीफ की। तारा ने चंदन की ठेकेबाजी पर चुटकियां कसी। कनक का श्रमित शांत मुख चूमकर परी बहुश्रुति सुखद शब्द सुना, कुछ उभाड़ दिया। नंदन ने छोटे भाई से कहा, अब तुम्हारे लखनऊ जाने की जरूरत ना होगी। वकील की चिट्ठी आई है, पुलिस ने लिखा पढ़ी करके तुम्हारा नाम निकाल दिया। चंदन ने भौं से कोड़कर सुन लिया। चंदन और राजकुमार बातचीत करते हुए नीचे उतर गए।
नंदन राजकुमार को कुछ उपदेश दे रहे थे। तारा ने चंदन से बहू के पुष्प विसर्जन उत्सव पर गंगाजी चलने के लिए कहा। ये कार्य अंत तक अपने ही सामने करा देना उसे पसंद आया। कनक के मोजे उतरवा दिए और देव कार्य के समय सदा नंगे पैर रहने का उपदेश भी दिया। गंगा में कनक के आंचल का फूल छुआ, काली जी के दर्शन करा। जब वो लौटी तब 8 बज रहे थे। कनक ने चलने की आज्ञा मांगी। विदा हो प्रणाम कर चंदन और राजकुमार के साथ घर लौटी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 23 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।